हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं, तो बाकायदा इस क्वेश्चन सीरीज को मिस नहीं करना है, हमारे साथ इसको देखना है। एग्जाम पास में है तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए जो पुराने पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको पैटर्न का नॉलेज तो होगा ही होगा, साथ में जो फॉर्मूले आप भूल गए हैं, जो पैटर्न आप भूल गए हैं, जो चीजें आपको रिमाइंड करनी है, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप देख सकते हो कि आपको कितना आता है या नहीं। क्लियर? तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा क्वेश्चन के लास्ट तक। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? यानी कि CO2 गैस को यदि हम पानी में घोलें तो कौन सा एसिड फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट। चार ऑप्शन में क्या क्या है? पहला ऑप्शन है CH3COOH का। CH3COOH क्या है? CH3COOH है आपका एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। क्लियर? चलो दूसरा है H2CO3। H2CO3 का मतलब है कार्बोनिक एसिड। क्लियर? COOH दी होल ट्वाइस मतलब है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? ऑक्सैलिक एसिड। एंड H2O2 तो सभी को पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है प्लस CO2। तो बताइए चार ऑप्शन हैं क्या क्या? पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है कार्बोनिक एसिड, तीसरा है ऑक्सैलिक एसिड, चौथा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस CO2। तो यदि आप CO2 को पानी में घोलते हैं तो क्या बनेगा? तो आवर आंसर इज माय डियर स्टूडेंट कि यदि हम CO2 को पानी में घोलते हैं तो बनने वाला है वहां पर कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3 फॉर्म होता है अ कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। It is formed in a small amount of when कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर। जब हम CO2 को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है? दैट इज कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज H2CO3। एंड H2CO3 अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछता है कि हम CO2 को पानी में घोलें तो कौन सा एसिड फॉर्म होगा, तो बकायदा आप आंसर दोगे कि H2CO3 फॉर्म होगा मैम, यानी कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। साथ ही साथ आपको नाम सभी के पता होने चाहिए कि ये एसिटिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। एंड H2CO3 इज द कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड, जो कि फॉर्म हो रहा है कब? जबकि हम CO2 को पानी में घोल रहे हैं तब। क्लियर? चलिए तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, थर्माकोल जो है वो किससे बनाया जाता है? क्या वो पॉलीथीन से बनाया जाता है, क्या वो पॉलीस्टरीन से बनाया जाता है, या पर्सपेक्स से, या कि टेफ्लॉन से बनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। थर्माकोल किससे बनाया जाता है? थर्माकोल बेसिकली सभी लोग जानते हैं, व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, कई सारे क्राफ्ट्स वगैरह हम बनाया करते थे स्कूल वगैरह में, है कि नहीं? वही पूछ रहा है वो थर्माकोल किससे मिलकर के बना होता है। तो जो थर्माकोल होता है बेसिकली उसमें 90% तो हवा होती है कि नहीं? 90%। थर्माकोल फोम जो हम देखते हैं वो पॉलीस्टीरीन का ही एक प्रकार है जिसमें लगभग 90% हवा भरी होती है और 10% क्या होता है? पॉलीस्टीरीन होता है। तो हम क्या टिक करने वाले हैं यहाँ पर कि मैम 90% तो हवा होती है थर्माकोल में, लेकिन किससे मिलकर के बना होता है? यदि क्वेश्चन पूछे तो हम कहेंगे पॉलीस्टीरीन से मिलकर के बनाया जाता है। क्लियर? जिसमें 90% एयर एंड 10% जो है मटेरियल होता है वो है पॉलीस्टीरीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। WBC को सत्य कोशिका या ट्रू सेल हम क्यों कहते हैं? क्या रीजन है कि हम WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उसको हम ट्रू सेल कहते हैं? क्या रीजन है? चार ऑप्शन है। केंद्रक की उपस्थिति के कारण, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा है भक्षक होने के कारण, तीसरा है बहुरूपता, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये बात पता ही है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के बेसिक 3 कंपोनेंट है, RBC, WBC एंड तीसरा है प्लेटलेट्स, है कि नहीं? The components of blood plasma are the red blood cell यानी कि RBC, WBC white blood cell and platelets। क्लियर?
Of these, only WBC have nucleus. सिर्फ और सिर्फ WBC को ही हम ट्रू सेल क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच करने वाला है क्या कि मैम केंद्र की उपस्थिति के कारण हम WBC को कहते हैं ट्रू सेल, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो प्रतिरोधों को यानी दो रेजिस्टेंस है क्या 10 ओम और 20 ओम का, जिसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है और सीरीज कनेक्शन में जो सप्लाई है टोटल वो 30 वोल्ट की है। अब कह रहा है जो 10 ओम का रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है। आइए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट टाइम भी पूछेगा, मैं आप लोगों को बता दूं। तो ध्यान से समझना, हम बाकायदा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एकदम प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, दो रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 20 ओम को, जिसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है। चलो भाई बना लेते हैं। 10 ओम तो यहाँ पर है 10 ओम का और दूसरा है रेजिस्टेंस 20 ओम का। क्लियर? 20 ओम का। नेक्स्ट है आपका 30 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो हम दे देते हैं 30 वोल्ट की सप्लाई। चलो प्लस माइनस हमने 30 वोल्ट दे दिया। ध्यान देना, दो प्रतिरोध है जिनको हमने सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया 10 और 20 ओम के, 30 वोल्ट की सप्लाई दे दी। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 ओम वाले यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है? वोल्टेज फाइंड करना है। अब देखो दो वैल्यू गिवन है आपको, R1 इज इक्वल टू गिवन है 10 ओम। क्लियर? चलिए R2 इज इक्वल टू गिवन है 20 ओम और दोनों का ही सीरीज कनेक्शन है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों ही सीरीज कनेक्शन है, यानी कि वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 10 एंड R2 की है 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 30 ओम। अब देखिएगा, और यहाँ पर इस सीरीज में इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज गिवन है आपको दैट इज 30 वोल्ट, यानी कि इस सर्किट का वोल्टेज 30 वोल्ट है। पूछा क्या है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि आपको इस 10 ओम के अक्रॉस यानी कि कहना चाहिए आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? इसको हम V1 दे देते हैं क्योंकि ये R1 रेजिस्टेंस हमने लिया, तो सपोज करिए V1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब एक बात बताइए मुझे, ये सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टेंस का। जब भी रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन होता है तो वहां पर करंट डिवाइड नहीं होती, क्योंकि करंट का डिवीजन पैरेलल में होता है, यानी इस पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगी, है कि नहीं? इस पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगी। क्लियर? यानी कि यदि इस I की वैल्यू हमें पता है तो वही सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी, और यदि हमको करंट की वैल्यू पता चल गई तो हम इसके अक्रॉस भी वोल्टेज फाइंड कर पाएंगे और इसके अक्रॉस भी फाइंड कर पाएंगे कि नहीं? देखो यार, जो फिजिक्स वाले हैं वो बहुत इजीली तो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी स्ट्रीम वाले ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। दो वैल्यू गिवन थी रेजिस्टेंस की, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया इस सर्किट का, जबकि सीरीज रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यानी कि सीरीज कनेक्शन दिया है, इसलिए इक्विवेलेंट क्या हुआ? हमने दोनों को जोड़ दिया। पैरेलल होता तो क्या होता? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? चलिए, तो आपने सीरीज से निकाल लिया कि 30 ओम रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज गिवन है 30 वोल्ट। चलिए, अब मुझे यदि इस I की वैल्यू फाइंड करनी है करंट की, तो I इज इक्वल टू होता है मैम V/R।
इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट का है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 30 ओम का है। ये क्योंकि हमने अभी अभी निकाला यहाँ पर, तो कितनी करंट आ गई, I इज इक्वल टू आ गई 1 एम्पियर। तो इस I की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, यानी इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट हो गई 1 एम्पियर की। क्लियर? चलिए, अब जब आपने 1 एम्पियर करंट फाइंड कर ली तो आपको ये V1 निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, एंड I की वैल्यू है 1 एम्पियर, R1 की वैल्यू गिवन है 10 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10 वोल्ट। V1 बराबर आ गया 10 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? चलिए, अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि 20 ओम के अक्रॉस बताओ कि कितना वोल्टेज है, तो कुछ नहीं करना था, करंट तो सेम रहेगी, I2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। I2 की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर? चलो, अब माय डियर स्टूडेंट्स आप बताइए, आप ही बताइए, कुछ भी टफ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं टफ था। यदि आप थोड़ा सा भी समझ लोगे तो आपके मार्क्स बन जाने हैं एग्जाम में, है कि नहीं? और यदि आप टफ समझ के इसको छोड़ दोगे तो आपका मार्क्स निकल जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है कि दो रेजिस्टेंस थे R1 R2, उसको हमने सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया। R1 R2 को जोड़ करके उसमें सप्लाई वोल्टेज गिवन है 30 वोल्ट का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? हमने 30 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अब चूंकि सीरीज कनेक्शन है तो हमने इक्विवेलेंट निकाला दोनों को जोड़ करके, तो आ गया 30 ओम। अब इतना तो हमें पता है कि चूंकि सीरीज कनेक्शन है तो एक ही करंट यहां से चलेगी और यही पूरी करंट पूरे सर्किट में क्या होने वाली है, फ्लो होने वाली है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल होता भाई तो करंट, जैसे सपोज करो दो पैरेलल सर्किट होता, एक ये और एक ये, तो यहां से कोई करंट आती, यहां से आती तो यहां से आती तो इधर आती, इधर भी डिवाइड होती, इधर भी डिवाइड होती कि नहीं होती? लेकिन यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है इसलिए कहीं पर करंट डिवाइड नहीं होगी। और हमने क्या किया, उस पूरे सर्किट की करंट फाइंड कर ली। देखो, कुछ भी नहीं घूमना है, VIR, ओम्स लॉ पता है आपको, तो आप बाकायदा आंसर दे पाओगे। V इज इक्वल टू IR, बस याद रखो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या? चलो, कौन सा ऑप्शन होने वाला है अपना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अपन देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, कौन सा ऑप्शन होने वाला है। दैट इज ऑप्शन बी, 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी सवाल था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि पूछ रहा है आपसे मोलर मास के बारे में। मोलर मास का क्या फॉर्मूला होता है, आइए बताती हूँ। मोलर मास यदि आपको किसी भी चीज का फाइंड करना है, किसी भी फॉर्मूले का, तो आप बाकायदा लिखो। यहाँ पर क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिवन है आपको। क्लियर? अब इसके लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर भी। देखो, नॉर्मली आप एटॉमिक नंबर भी यदि ध्यान रखते हो तो एटॉमिक वेट आपका गलत नहीं होगा। क्या? एटॉमिक वेट होता है इसका लगभग 39 पॉइंट कुछ। हम राउंड फिगर में लेके क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि हमको फटाफट आंसर देना है। राउंड फिगर में मल्टीप्लाई करते रह जाओगे और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो राउंड फिगर में है भी नहीं, और ना ही कोई ऑप्शन बहुत पास में है। तो ध्यान देकर के चलना। सल्फर का होता है एटॉमिक वेट लगभग 32, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है लगभग 8 मतलब 8। क्या? चलिए, तो कैसे फाइंड करते हैं मोलर मास? ध्यान देना, एकदम बोर्ड पे आंखें टिकाए रहना। क्या? इस पे देख रहे हो है K2, 2 का मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किसका, जो है इसका एटॉमिक वेट दैट इज 39, प्लस करेंगे सल्फर का एटॉमिक वेट दैट इज 32, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना है O4, यानी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके एटॉमिक वेट से। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 9 2 18 दैट इज 78, प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू, ऐड करिए 174। क्लियर? चलिए, सही है, 174 आ गया। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैम
ऑप्शन सी हमारा आ रहा है 174 ग्राम प्रति मोल जो है मोलर मास है किसका, पोटेशियम सल्फेट का। किसी भी फॉर्मूले से पूछे आपको, आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, जो भी यहाँ पर दिया गया है जितने परमाणु हैं, जैसे पोटेशियम के 2 तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, सपोज यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 3 का करते, सपोज यहाँ पर O4 की जगह O6 होता तो हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन करेंगे किससे, ये बस आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये जो हो ये क्या होना चाहिए, दैट इज एटॉमिक वेट। इसको आप गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि मैम ये बस जो होना चाहिए दैट इज एटॉमिक वेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो K2SO4 का मोलर मास हमने फाइंड किया, दैट इज 174 ग्राम प्रति मोल। क्लियर? चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिसीज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन समझते हो ना, एकदम आग लग जाना बिल्कुल, ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो पाचन तंत्र में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है उसकी उत्तेजन का होने का रोग क्या कहलाता है? क्या अमेबिक पैचेस कहलाते हैं, या कि अपेंडिक्स कहलाता है, या कि इंटेस्टाइनल कैंसर कहलाता है, या कि अपेंडोक्टोमी कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं बता दूं कि जो डिसीज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यदि आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में आपको क्या हो रहा है, जलन हो रही है भयानक तरीके से, तो यह किसका सूचक है? यह सूचक है इंटेस्टाइनल कैंसर का सूचक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखोगे इस बात को कि यदि आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, यानी कि उत्तेजन हो रहा है, बहुत तेजी से जलन हो रही है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, तो बाकायदा ये लक्षण है किसका, इंटेस्टाइनल कैंसर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, मम्स क्या है? पहले तो आपको जानना पड़ेगा मम्स क्या है, तभी आप बता पाओगे कि ये कौन सा रोग है, क्या वायरस, कवक या जीवाणु, क्या प्रोटोजोआ का रोग है, यानी कि कौन फैलाता है, किसके द्वारा संचरित होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या किसके द्वारा, है कि नहीं? तो आपको बता दूं, मम्स जो है ना, आप ये इमेज देख के समझ जाओगे, जब आपके एक तरफ लगभग एक तरफ कोई भी पार्ट जो है ना ऐसा स्वेलिंग हो जाता है, उसको मम्स कहते हैं। मम्स is a viral infection that primarily affects saliva producing gland, जो हमारी सलाइवा प्रोड्यूस करती रहती है, लगभग दिन भर माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस होता रहता है। पता है एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि एक दिन में हमारे माउथ में कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है। चलिए, ये आपका आज का होमवर्क है ना, आप लोग बताइएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड नियर आवर ईयर्स, यानी कान के पास लगभग इसके जस्ट अंदर यहाँ पे होती है एक ग्लैंड, सलाइवा जो प्रोड्यूस करती है उसी में हो जाती है स्वेलिंग, और कई बार तो ये एक तरफ होती है, कई बार दोनों तरफ भी हो जाती है। ये बहुत तेजी से फैल रहा था अमेरिका में। बेसिकली कौन सा वायरस के थ्रू फैलता है? दैट इज पैरामैक्सो वायरस के थ्रू फैलता है मम्स। कैसे याद रखोगे? M फॉर मम्प एंड M फॉर क्या रहेगा, MRI, यानी कि पैरामैक्सो वायरस से मम्स फैलता है। क्लियर? चलिए, ये पैरामैक्सो किसका मतलब किसका मेंबर है, किस फैमिली के मेंबर का आता है? ये है रूबला वायरस फैमिली का मेंबर है, यानी कि मम्प जो है वो पैरामिक्सो वायरस फैलाता है जो कि रूबला वायरस फैमिली का मेंबर है। तो अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि जो मम्प है वो किसके थ्रू फैलता है, दैट इज वायरस के थ्रू। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना कौन से वायरस के थ्रू, बाकायदा बताओगे कि मैम पैरामिक्सो वायरस के थ्रू मम्प फैलता है। अगली बार क्वेश्चन बना पैरामिक्सो किस फैमिली मेंबर का वायरस है, दैट इज रूबला वायरस फैमिली मेंबर का वायरस है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ ले कि जो मम्प्स है वो क्या रूबला वायरस के थ्रू फैलता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ फैलता है। क्लियर? चलो, तो मम्प्स क्या है ये हमने देख लिया, ये भी देखा कि एक वायरस के थ्रू फैलता है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि यह एक वायरस डिसीज है जो कि वायरस के थ्रू फैलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लैंक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट। रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? दैट इज स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर। कई बार बताया है मैम ने, तो बकायदा शाफ्ट को दिखाया भी था कि मोटर से जुड़ा हुआ शाफ्ट है और यदि शाफ्ट रोटेट कर रहा है और हम उस शाफ्ट की रोटेटिंग स्पीड पता करना चाहते हैं तो वो हम पता करेंगे टैकोमीटर के थ्रू। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया इज अ ब्रीड ऑफ। भूटिया ब्रीड किसकी है? क्या मुर्गे की है, बकरी की है, भेड़ की है और घोड़े की है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, भूटिया ब्रीड जो होता है बेसिकली एक तरह का घोड़ा होता है। ध्यान रखेंगे आप, द भूटिया हॉर्स इज अ ब्रीड ऑफ स्मॉल माउंटेन हॉर्स जो कि सिक्किम तरफ पाया जाता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के दार्जिलिंग वगैरह में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन बनता है कि भूटिया ब्रीड किसकी है तो बड़ी आसानी से आंसर दे पाओगे कि मैम एक हॉर्स की या घोड़े की ब्रीड है। क्लियर? चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रिज्म में कितनी सतहों से घिरा होता है? देखो प्रिज्म तो सभी ने देखा है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी ना देखा हो। प्रिज्म तो सभी ने देखा है, लेकिन नॉर्मली हम जो प्रिज्म को हमारे दिमाग में जो इमेज आती है तो हम जल्दबाजी में आके ना 3 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम प्रिज्म कुछ इस तरह से देखे रहते हैं, हमें लगता है अच्छा ये तो ट्रायंगुलर होता है यार, तो 3 ही सतहें होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप देखोगे ध्यान से, प्रिज्म जो होता है तो लगभग इस तरफ से ऐसा मतलब रेक्टेंगुलर दिखता है एंड पीछे की तरफ ट्रायंगुलर जाता है। तो सबसे ऊपर होगी एक, इसी के जस्ट नीचे होगी 2। क्लियर? चलिए अब ये होगी 3 और जस्ट इसके बगल में होगी 4 एंड इसके बगल वाली यहाँ पे होगी 5। यानी कि हम बिल्कुल कहेंगे कि जो प्रिज्म में कितनी सतहों से घिरे होता है 5 ना कि 3। क्लियर? 3 तो वही देगा जो एकदम जल्दबाजी में रहता है, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? 5 आंसर हम देंगे। चलिए अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कलर ब्लाइंडनेस? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है। कलर ब्लाइंडनेस का रीजन क्या है? क्या ये जेनेटिक नेचर से होता है, क्या नॉन जेनेटिक होता है, क्या लाइफस्टाइल डिसीज है या ड्यू टू द लाइट एक्सपोजर? तो माय डियर स्टूडेंट, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है पहले भी बताया है कि जेनेटिक आता है, ये कोई अलग से नहीं आता, ये जेनेटिकली आगे बढ़ जाता है। यदि किसी को जेनेटिक, आपके घर में पहले किसी को कलर ब्लाइंडनेस थी तो वो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है जेनेटिक नेचर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अरे वाह, W फाइंड करना है। गिवन क्या है? चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम, वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अरे कल ही तो क्वेश्चन किया था हमने, क्या होता है आपका? वोल्टेज इज इक्वल टू होता है W बाय Q। क्वेश्चन है कितना काम करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। दोनों की वैल्यू दी हुई है, 10 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 20 जूल, क्योंकि वर्क पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कल भी क्वेश्चन करवाया था एक इसी तरीके से। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा, इसलिए आप बहुत इजीली से छोटे छोटे फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर दिया था वोल्टेज की वैल्यू, दूसरा दिया था चार्ज की वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा आपसे वोल्टेज और हमने कहा है V इज इक्वल टू W बाई Q, कल ही बताया था। नेक्स्ट हमने पुट कर दिया W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू 10 वोल्ट, Q चार्ज दिया है 2 कूलम, आंसर आ गया 20 जूल। क्लियर? चलिए तो ये था आज का हमारा क्वेश्चंस का डिस्कशन। बने रहिए आप हमारे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। हम करते रहेंगे कुछ नए नए डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू क्लास।